A warm welcome to one and all to my channel Back to Basics with Preeti Gupta. A special thanks to Ritesh and to Pro English channel who have given me great amount of motivation by saying that my explanations are crystal clear and my sessions are nice and informative. So let's dive into today's session. We are going to do an analysis of editorial from The Hindu. Inward turn on the US impending plunge into isolationism. सो फ्रेंड, यहाँ पढ़कर हमें समझ में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि यूएस ने इनवर्ट टर्न लिया है ऑन द यूएस इम्पैंडिंग प्लंज इनटू आइसोलेशनिज्म, और जो यूएस का इमिनेंट और सून हैपनिंग जंप और डाइव है आइसोलेशनिज्म में, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है. सो नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डज द टर्म इनवर्ट टर्न मीन्स. लेट्स सी. This is how US look like. This is the physical map of US, right? So when we say invert turn, it means कि US ने अब सेल्फ यानी अपनी तरफ फोकस करना शुरू कर दिया है, अंदर की तरफ रुख कर लिया है, अंदर की तरफ देखना शुरू कर दिया है. सो वी कैन से दैट नाउ ऑन यूएस वांट्स टू बिकम एन इंट्रोवर्ट एंड सेल्फ कॉन्शियस कंट्री, राइट? और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ये बाहर की चीजों से अपने आप को कट ऑफ कर लेना चाहता है. सो नाउ आइसोलेशनिज्म भी यही है. हमारे हेडिंग जो था कि यूएस की इम्पैंडिंग प्लंज इनटू आइसोलेशनिज्म. आइसोलेशनिज्म का मतलब भी ये होता है टू कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के देश से, दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर लेना, पूरी तरह से अपने ऊपर ही फोकस करना. तो आइए समझते हैं. ऑन द यूएस इम्पैंडिंग का मतलब होता है समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, समथिंग विच इज बाउंड टू हैपन एंड विच इज इमिनेंट. ठीक है. प्लंज, डाइव और जंप को बोलते हैं. आइसोलेशनिज्म मैंने आपको समझा ही दिया कि यूएस अभी जल्दी ही आइसोलेशनिज्म में कूदने वाला है, अपने आप को दूसरे देशों से और दुनिया से अलग करने वाला है. The Donald Trump administration has sparked fresh concern on the global stage after it announced through a presidential memorandum that the US would be withdrawing from the UN Framework Convention on Climate Change, as well as 65 other international organizations and platforms, describing these as contrary to the interests of the United States. यूनाइटेड स्टेट में क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई चिंता ग्लोबल स्टेज पर पैदा कर दी है, जब यूएस के प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम के थ्रू उन्होंने ये अनाउंस किया है कि यूएस यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन से अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, रिजाइन कर लेगा, और ऐसी ही दूसरे 65 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और प्लेटफॉर्म से खुद को हटा लेगा या रिजाइन कर लेगा. वाई? क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये फ्रेमवर्क, और ऐसे ही दूसरी 65 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं. ठीक है, यूनाइटेड नेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं. सो आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ मेमोरेंडम. बेसिकली मेमोरेंडम को शॉर्ट में हम मेमो बोलते हैं, और ये एक रिमाइंडर होता है अबाउट द पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, and is very much visible and issued only to the members of that organization. ठीक है. तो यूएस के प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम के थ्रू यह अनाउंस किया है कि वो यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट कन्वेंशन से और ऐसी ही दूसरी 65 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूएस अब विड्रॉ कर रहा है. ठीक है, कर लेगा. दूसरी चीज यहाँ पे समझना जो जरूरी है वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. आप सभी को पता होगा कि प्राइमरीली 1992 में
ग्लोबल स्टेज पर लगभग सारे कंट्रीज थे वर्ल्ड के, मिलकर उन्होंने 1992 में एक ट्रीटी साइन करी थी जिसका मेन गोल या पर्पस था क्लाइमेट चेंज को रोकना एंड पर्टिकुलरली टू रिड्यूस एंड स्टेबलाइज द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस या मीटिंग्स थे वो क्योतो प्रोटोकॉल था, पेरिस कन्वेंशन था और जिनेवा कन्वेंशन था। प्लीज याद रखिएगा, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। नाउ हैविंग ऑलरेडी पुल्ड आउट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट in his first term, Mr. Trump has now doubled down on plans to end all US commitments to fight climate change by reversing his predecessor Joe Biden's action. Having already मतलब ये ऑलरेडी किया जा चुका है ट्रम्प द्वारा अपने फर्स्ट टर्म में क्लाइमेट से रिलेटेड पेरिस अग्रीमेंट था उससे विड्रॉ किया जा चुका है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, रिपब्लिकन पार्टी पहली बार इलेक्शन 2017 में जब जीती थी, उसी समय प्रेसिडेंट ने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था। पुल डाउन का मतलब होता है टू रिजाइन, टू बैक आउट। देखिए मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड भी किए हैं मीनिंग्स। बैक आउट कर लिया था पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से, ठीक है। And now Mr. Trump has now doubled down on plans to end all US commitment to fight climate change. और अब मिस्टर ट्रंप ने यूएस की जितने भी कमिटमेंट थे क्लाइमेट चेंज को लड़ने से रिलेटेड, जितने भी इनके रिजॉल्व थे, उन सब से भी डबल यानी दुगनी तेजी से बैकआउट करने की तैयारी कर ली है। और ये जो बाइडेन, जो इनके प्रेडिसेसर थे, एंटेसिडेंट थे, फॉरेनर थे, उनके एक्शंस का जस्ट ऑपोजिट है। इन्होंने उनके एक्शन को जस्ट रिवर्स कर दिया है। रिवर्स मीन्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। क्लियर है? जो एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेटिक कन्वेंशंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने ऑपोजिट डायरेक्शन में डबल स्पीड से इनसे विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। So this is what it means. Washington has made plans for quick exit mostly from UN-related agencies and advisory panels whose mandate relate to climate and renewable energy, gender equality, minority rights, rule of law, and other areas that the Trump administration considers to be supporting diversity and woke initiatives. वॉशिंगटन ने पहले से ही जल्दी से निकलने के प्लान बना लिए हैं, बहुत सारी, मोस्टली मतलब मेजरली या मेजर यूएन रिलेटेड एजेंसीज और एडवाइजरी पैनल्स से, जिनकी मैंडेट रिलेटेड है या जिनकी एडवाइजरी और डायरेक्टिव्स रिलेटेड हैं किन किन फील्ड से, क्लाइमेट चेंज से, रिन्यूएबल एनर्जी से, जेंडर इक्वालिटी, माइनॉरिटी राइट, रूल ऑफ लॉ और ऐसे ही दूसरे एरिया से रिलेटेड है। सो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो जो भी मैंडेट इश्यू करते हैं, डायरेक्टिव्स और एडवाइजरी इश्यू करते हैं पार्टिसिपेटिंग मेंबर कंट्रीज के लिए, किन फील्ड से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, जेंडर इक्वालिटी, इन सारे फील्ड से रिलेटेड, उन सब से यूएस ने जल्दी से जल्दी विड्रॉ करने का, रिजाइन करने का प्लान बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बेसिकली क्लाइमेट चेंज, यू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट में तेजी से चेंज आ रहा है। सो प्राइमरली टू स्टेबलाइज द क्लाइमेट एंड टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ये मोस्ट और एट द कोर ऑफ क्लाइमेट चेंज है। रिन्यूएबल एनर्जी, यू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी इज लिमिटेड in our globe or on our earth। तो रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जो रिन्यू किए जा सकते हैं, जो पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं होंगे। तो क्या क्या होंगे? विंड है और सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। सो दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जीज आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिन्यूएबल, ठीक है। आसानी से वो खत्म नहीं होंगे, जल्दी वो खत्म नहीं होंगे, उनको आप रिन्यू कर सकते हो। जेंडर इक्वालिटी,
सबको समझ में आता होगा दैट मेल एंड फीमेल दे विल बी गिवन इक्वल राइट्स। माइनॉरिटी राइट्स आपको क्लियर समझ में आता होगा। इन आवर कंट्री इफ वी टॉक ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन देन Parsis, Christians, these are minorities. Rule of law simply means that everybody is equal in the eyes of law without any discrimination based on anything whatsoever. ठीक है। और दूसरे ऐसे ही एरियाज में जिन्हें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन समझती थी कि वो उन चीज़ों से जुड़कर डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रही है और वोक इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर रही है। सो बेसिकली वोक इनिशिएटिव्स क्या हैं? सिंपल इसको समझने का तरीका है, वोक इनिशिएटिव्स सिंपली मीन्स दैट दे गिव अ वेक अप कॉल दैट अराइज एंड कम टू एक्शन। जिन भी चीज़ों में दुनिया को जागने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है, उन सभी इनिशिएटिव्स को, उन सभी पहल को हम वोक इनिशिएटिव्स कहेंगे। तो यूएस इन सभी फील्ड में जो डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती थी और वोक इनिशिएटिव्स देती थी, उन सब से धीमे धीमे यूएस ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। सो यू सी व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ मैंडेट्स। मैंने बताया था डायरेक्टिव्स, एडवाइजरीज, डिक्री, इंस्ट्रक्शन एंड कमांड, ये सब आपकी मैंडेट्स के क्या है? सिनोनिम्स हैं। नाउ there is a serious question of real world impact and damage to the existing order that is engendered by the US impending plunge into pure isolationism. ये सीरियस क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यूएस जो छलांग लगाता दिख रहा है प्योर आइसोलेशनिज्म में, आप देख रहे हो ना, ही इज ट्राइंग टू प्लंज, दिस मैन इज ट्राइंग टू प्लंज, टू जंप, टू डाइव इनटू वाटर। सिमिलरली प्लंज एक वर्ब जो है, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है कि यूएस जो दिख रहा है कि जल्दी ही आइसोलेशनिज्म में छलांग लगा देगा, उससे एक सीरियस क्वेश्चन आता है, उठता है कि ऑफ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड डैमेज टू द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। यूएस उससे एनजेंडर कर रहा है, कॉज कर रहा है, वर्ल्ड में जो डैमेज होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा, उसकी वजह से, ठीक है, यूएस के आइसोलेशनिज्म में कूदने की वजह से सीरियस क्वेश्चन अराइज होता है कि उससे वर्ल्ड पर क्या असर होगा और एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर है वर्ल्ड का, उस पर कितनी क्षति, डैमेज, हार्म पहुंचेगा। So now let's understand the next slide. The administration's wholesale rejection in early 2025 of decades of prior institutional commitments to and engagement with the World Health Organization has already led to setbacks to projects across the developing world that focus on maternal and infant mortality, disease surveillance, and halting the advance of tuberculosis, malaria, and HIV/AIDS, all heavily dependent on external funding. ब्रेक कर करके समझेंगे। अर्ली 2025 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उन सभी चीज़ों से होलसेल यानी मैसिव स्केल पे रिजेक्शन कर दिया है, उन सभी इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट्स का जिसको ये पहले, जिनके लिए ये कमिटेड था, ठीक है, और जिनमें एंगेज होता था, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब इनसे विड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो ऑलरेडी जो भी प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपिंग कंट्रीज में चल रहे थे, उनको सेटबैक मींस धक्का लगा है, डैमेज हुआ है, हार्म पहुंचा है। और डेवलपिंग कंट्रीज में जो WHO के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उनमें इन्होंने बताए हैं वो प्रोजेक्ट्स तो जो कि फोकस कर रहे थे मैटरनल और इन्फेंट मोर्टालिटी पर, डिजीज सर्वेलेंस पे, ट्यूबरकुलोसिस के एडवांस यानी बढ़ने को कैसे रोका जाए, मलेरिया, HIV/AIDS को कैसे रोका जाए, वो पूरी तरह से, या हेविली का मतलब होता है बहुत मेजर तौर पर, एक्सटर्नल फंडिंग पर डिपेंडेंट थे। WHO के पास खुद के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो इन प्रोजेक्ट्स को डेवलपिंग कंट्रीज में चला पाए, तो इसलिए वो एक्सटर्नल फंडिंग पर डिपेंडेंट थे। क्लियर हो गया?
देखिए बेसिकली मेटरनल और इन्फेंट मोर्टालिटी क्या होती है. एक मदर एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ इफ शी डाइज, तो ये क्या हो गया, आपको क्या देखना है कि पर 1000 मदर्स बर्थ देते समय कितनों की डेथ हो गई, तो वो आपका हो जाएगा मैटरनल मोर्टालिटी. सिमिलरली पर 1000 लाइव बर्थ कितने बच्चों की डेथ हो गई जन्म लेते समय पर ईयर, ये आपका कहलाएगा इन्फेंट मोर्टालिटी. तो हमें निकालना होता है पर 1000 लाइव बर्थ और इन अ ईयर. क्लियर है. तो यहाँ बात कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस की, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस आर द वन हु आर और विच आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद दीज इश्यूज. डिजीज पे सर्वेलेंस करना, आप सर्वेलेंस देख रहे होंगे दैट दिस इज अ मॉनिटर इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन एंड ही इज क्लोजली लुकिंग एट द मूवमेंट्स. ठीक है. तो WHO डेवलपिंग कंट्रीज में इन सभी चीज़ों पर कुछ प्रोजेक्ट्स चला रहा था और ये हेविली डिपेंडेंट थे एक्सटर्नल फंडिंग पर, लेकिन यूएस द्वारा 2025 की शुरुआत में ही या अर्ली स्टेज में ही बहुत होलसेल रिजेक्शंस हुए. WHO और उससे रिलेटेड सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, ठीक है, उन सबके होलसेल रिजेक्शंस होने की वजह से उनको मेजर सेटबैक लगा है, धक्का पहुंचा है. सो सेटबैक मीन्स होता है हिच, डैमेज, डिसअपॉइंटमेंट. ठीक है, वो डिसअपॉइंट हो गए हैं. सो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट या डिसअपॉइंटेड फिट नहीं बैठता है. यहाँ पर प्राइमरीली आपका जो मतलब है उनको डैमेज पहुंचा है, उनको चोट पहुंची है. इन द क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्टेक्स्ट, the key financing channels and impactful leadership momentum have historically been associated with US institutions. तो ये कह रहे हैं कुछ मैटर्स में जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट, लेबर स्टैंडर्ड और रूल ऑफ लॉ, इन सभी में जो की फाइनेंसिंग चैनल और इम्पैक्टफुल लीडरशिप थी वो किससे जुड़ी हुई रही है, हमेशा से यूएस और यूएस के इंस्टीट्यूशन से जुड़ी रही है. कहने का मतलब है यूएस के इंस्टीट्यूशन इन सभी मैटर्स में सबसे ज़्यादा फाइनेंस करते थे और मोमेंटम देते थे. मोमेंटम का मतलब होता है स्पीड देना, एनर्जी देना. ठीक है. सो अब ये आपको समझ में आ गया होगा. लेबर स्टैंडर्ड ये तो बहुत इजी है. ह्यूमन राइट, गाजा में ह्यूमन राइट की बात कर रहे थे यूएस वाले बहुत ज़्यादा. क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा. लेबर स्टैंडर्ड बेसिकली टू प्रोवाइड क्लीन एंड ह्यूमन एनवायरमेंट टू द लेबर. सो दीज आर द स्टैंडर्ड्स एसोसिएटेड विद लेबर. रूल ऑफ कॉन्टेक्स्ट की मतलब, रूल ऑफ लॉ कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है. यू आर सीइंग दिस स्टैच्यू होल्डिंग अ बैलेंस इन द हैंड. सो दिस शोज व्हाट, कि रूल सभी के लिए बराबर है. रूल सभी के लिए बराबर है और वो सुप्रीम है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. The inevitable vacuum that the Trump White House action will produce could actually cede that space to power players such as China and Russia. जो inevitable, something which is bound to happen, एक ऐसा वैक्यूम, खाली जगह ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट कर देगी, वो भरी जा सकती है, उस स्पेस को भरा जा सकता है दूसरे पावर प्लेयर्स जैसे कि चाइना और रशिया द्वारा. ठीक है. whose incentives to support a level playing field in coordinated international policies with a strong global footprint may not be aligned with the rest of the democratic world. अब यहाँ एडिटर का व्यू पॉइंट देखिए. वो ये कह रहे हैं कि यूएस ने अगर ये जगह खाली कर दी तो क्या होगा, इस वैक्यूम को कौन भरेगा, दूसरे पावर प्लेयर्स चाइना और रशिया हैं वो भर देंगे. लेकिन वो जो इंसेंटिव देंगे वो क्या होगा, वो दूसरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के दूसरे जो नेशंस हैं उनके लिए कंपैटिबल नहीं हो सकते हैं. ये भी हो सकता है कि वो वर्ल्ड के दूसरे जो नेशंस हैं उनके लिए कंपैटिबल या अलाइंड ना हो. तो एडिटर का पर्सपेक्टिव निकल के सामने आ गया कि रशिया और जो चाइना है वो बेसिकली क्या है,
डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को अपनाते हैं। चाइना आपको पता है कैसे ताइवान में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरीके से रशिया क्राइमिया को उसने मिला लिया है, अब यूक्रेन को मिलाना चाहता है। सो दिस इज व्हाट दे मीन टू से कि अगर ये स्पेस यूएस ने खाली किया तो दूसरे पावर प्लेयर्स चाइना और रशिया के हाथों में जाएगा। तो वो जो हो सकता है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स सारे कंट्रीज मिलकर करते हैं, उससे जो इंसेंटिव पैदा होंगे वो सभी के लिए कंपैटिबल ना हो, उनमें डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को चाइना और रशिया अपना लें। सो यू माइट बी सेइंग यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल पॉलिसीज को मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है दैट दिस वन मैन इज ट्राइंग टू plug the wire in the socket and all the people are holding the wire, and then with this coordinated effort you can see the bulb is giving light। ठीक है, तो यहाँ पर coordinated का मतलब होता है when all the people are making efforts which are interconnected and in the pursuit of one goal, सब मिलकर एक गोल को पाने के लिए जब एफर्ट कर रहे होते हैं तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको कि वर्ल्ड जो है वो डेमोक्रेटिक है, इसमें रशिया और चाइना जो है वो इंसेंटिव को इक्वली डिवाइड हो सकता है कि ना करें। द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी बीन विटनेस अंडर बोथ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस। बोथ का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, ट्रम्प 2 बार प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट के, पहली बार 2017 में और दूसरी बार अभी। तो इन दोनों ही टर्म्स में दुनिया गवाह रही है कि किस तरीके से, आगे इसको पढ़ लेते हैं। The world has already been witness under both Trump administration to the deleterious destabilizing consequences of Washington weaponizing trade tariffs as means to achieve political goals, कि किस तरीके से दोनों बार ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ को हथियार बनाकर अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने की कोशिश की है। टू द डिलीटीरियस डीस्टेबलाइजिंग कंसिक्वेंसेस, और जिसकी बहुत ही हार्मफुल और डीस्टेबलाइज समथिंग विच कॉजेज इनस्टेबिलिटी, कंसिक्वेंसेस यानी परिणाम रहे हैं। ठीक है, दोनों ही टर्म में, ट्रम्प के दोनों ही टर्म्स में दुनिया गवाह रही है कि किस तरीके से उन्होंने टैरिफ को अपना हथियार पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया है और उसके क्या हार्मफुल डीस्टेबलाइजिंग कंसिक्वेंसेस रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। Now this is small frame view of national self-interest trumping good governance principles for the global commons may become the modus operandi for the remainder of the 21st century. Now this small frame का मतलब है to look in small, किसी small frame में, यानी छोटी सी जगह पे फोकस करके रखना। ठीक है, now this small frame viewpoint, यहाँ पर मतलब हो गया कि यूएस सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है। ऑफ नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट, ट्रम्पिंग, यहाँ पे ट्रम्पिंग जो है इट्स यूज्ड एज अ वर्ब। जैसे कि आप जो कार्ड का गेम खेलते हैं तो उसमें ट्रम्प देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं कि आपके पास अगर किसी का इक्का है, एस है, तो आप दूसरे को ट्रम्प बोल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन एक्ट ऑफ रिप्लेसिंग। ठीक, सो अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन छोटे से चीज पर फोकस करके रखेगी और अपने ही नेशन की इंटरेस्ट को देखेगी तो गुड गवर्नेंस और प्रिंसिपल को ग्लोबल कॉमन्स में बिकम द, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो 21st सेंचुरी में इनका मोडस ऑपरेंडी बन जाएगा, जो कि गुड गवर्नेंस को ग्लोबल कॉमन्स के लिए जो अच्छा शासन इनको करना चाहिए, गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, गुड गाइडेंस इनको प्रोवाइड करना चाहिए, उसको रिप्लेस कर देगा नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, द वेरी आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट में फेस अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज एज इनवर्ड ओरिएंटेशन इन पॉलिसी मेकिंग विल बिल्ड एन एवर स्ट्रॉन्गर बेस फॉर राइजिंग एथनो नेशनलिज्म एंड रेसिस्ट हेट्रेड ऑफ द अदर। द वेरी आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट, देखिए ये आप समझ लीजिए, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गए तो उसके बाद सारे कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि अर्थ इज वन नेशन एंड वी आर ऑल स्टेट्स।
तो यहाँ पर यही बात हो रही है, द वेरी आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, दैट एवरी सिंगल नेशन इज फर्स्ट स्टेट ऑफ द अर्थ। तो उनको अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इनवर्ड ओरिएंटेशन अगर पॉलिसी मेकिंग में अपनाया गया तो वो एथनो नेशनलिज्म का स्ट्रॉन्गर बेस तैयार कर देगा। एथनो नेशनलिज्म क्या होता है? ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एथनो नेशनलिज्म, एथनो का मतलब होता है बिलीविंग वंस कल्चर एंड नेशन टू बी सुपीरियर देन द अदर। अपने कल्चर को, अपने नेशन को दूसरे नेशंस और कल्चर्स के कंपैरिजन में बेटर मानना, सुपीरियर मानना। तो ये क्या हो जाएगा, हर कंट्री क्या सोचेगा कि मैं बेटर हूं दूसरे कंट्री से। तो क्या हो जाएगा, ये जो नेशन और स्टेट वाली बात है उसको चैलेंज मिलेगा। अनप्रेसिडेंटेड मींस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस मिल जाएंगे विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ओवरकम्ड। क्लियर हुआ? Now, the very idea of nation state may face unprecedented challenges as inward orientation in policy making will build an ever stronger base for rising ethno-nationalism and racist hatred of other. तो अगर सारे कंट्रीज इनवर्ड लुकिंग हो गए, या उनका पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है वो इनवर्ड ओरिएंटेशन उसका हो गया, तो जो हम सभी ने डिसाइड किया था कि ऑल द नेशंस आर द स्टेट ऑन दिस ग्लोब, तो उसको एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज मिलेगा, क्योंकि तब क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा एथनो नेशनलिज्म को। और यहाँ पर एक बहुत ही लोग क्या होगा, एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, दूसरी रेस से नफरत करने लगेंगे। History has shown that this gives free rein to the worst qualities of human nature, the disastrous socio-political consequences. हिस्ट्री ने ये दिखाया है कई बार कि जब भी ह्यूमन की वर्स्ट क्वालिटीज के हाथों में लगाम गई है, तब या उनके हाथों में शासन गया है, तो इसके बहुत ही डिजास्टरस, बहुत ही हार्मफुल, डैमेजिंग, डिवास्टेटिंग सोशियो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हुए हैं। सोशियो का मतलब होता है सोशल, और पॉलिटिकल परिणाम, कंसिक्वेंसेस हुए हैं। ठीक है? सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। What is the central argument of the passage? The US withdrawal from global institution will have central argument क्या है इस पैसेज का? So we have to understand from the editor's viewpoint. Editor ने क्या चीज बोली है? ठीक, the US withdrawal from global institutions will have minimal long term effects. बहुत थोड़े होंगे, significant नहीं होंगे। तो एडिटर की बात के तो जस्ट ऑपोजिट है ये, क्योंकि वो तो यहाँ तक आ गया कि वर्ल्ड में जो नेशंस को हमने स्टेट का दर्जा दिया था और इनवर्ड ओरिएंटेशन अगर हुआ तो क्या होगा, एथनोसेंट्रिसिज्म हो जाएगा, एथनो नेशनलिज्म हो जाएगा। हम सब अपनी तरफ देखना शुरू कर देंगे और दूसरी रेसेस से नफरत करना शुरू कर देंगे। तो मिनिमल इम्पैक्ट नहीं है ये, राइट? बी, यूएस आइसोलेशनिज्म अंडर ट्रम्प रिस्क्स अंडरमाइनिंग ग्लोबल गवर्नेंस। यूएस की आइसोलेशनिज्म जो पॉलिसी है ट्रम्प के शासन में, वो अंडरमाइन करती है ग्लोबल गवर्नेंस को और स्टेबिलिटी को। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, तो यहाँ ये पूरा का पूरा जो सेंट्रल इसकी समरी या सेंट्रल पॉइंट जो है वो है ही आइसोलेशनिज्म के ऊपर और इनवर्ड ओरिएंटेशन के ऊपर, कि यूएस किस तरीके से बाकी इंटरनेशनल कन्वेंशन से विड्रॉ कर रहा है, रिजाइन कर रहा है, ठीक है, और उससे अंडरमाइन होगा ग्लोबल गवर्नेंस और उसकी स्टेबिलिटी को। स्पेसिफिकली उसने इन्हीं वर्ड्स में बोला है एडिटर ने कि ग्लोबल गवर्नेंस क्या बताया था कि मोमेंटम और लीडरशिप दोनों ही, और फाइनेंशियल फंडिंग यूएस कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी और गवर्नेंस दोनों की दोनों कम हो जाएंगी। क्लियर है? बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव फेल्ड टू सर्व यूएस इन नेशनल इंटरेस्ट, ये नहीं बताया है, बल्कि ये जो व्यू पॉइंट है ये यूएस का है, हमें एडिटर का देखना है। एडिटर ने क्या बोला है कि यूएस का ये कहना है कि ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूएस के इंटरेस्ट के कॉन्ट्रेरी या ऑपोजिट हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है? एडिटर का व्यू पॉइंट ये नहीं है। सो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, which of the following best explains the author's concern regarding the US withdrawal from UN related agencies?
कौन सा ऑप्शन ऑथर के कंसर्न को कि यूएस यूएन रिलेटेड एजेंसी से विड्रॉ कर रहा है वो सबसे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो इट विल रिड्यूस, आई एम सो सॉरी, लेट्स कम टू दिस पेज। इट विल रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। सो लुक, ब्यूरोक्रेसी की कहीं बात ही नहीं हुई है, तो इट विल रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, दिस इज नॉट द ऑप्शन, राइट। इट विल रिफ्लेक्ट पार्टिसन कंसेंसस इन द यूएस। ये पार्टिसन कंसेंसस को यूएस में शो करेगा। सी, इट क्रिएट्स अ लीडरशिप एंड फाइनेंसिंग वैक्यूम इन क्रिटिकल ग्लोबल सेक्टर्स। ये एक वैक्यूम क्रिएट कर देगा, किसकी? फाइनेंस की और फंड की और लीडरशिप की क्रिटिकल ग्लोबल सेक्टर में। सो दिस इज द राइट आंसर, सी इज द आंसर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई सी इज द आंसर एंड व्हाई नॉट द अदर ऑप्शंस आर द आंसर। पहला वाला ये बोला है कि ऐसा करने से अगर यूएस ने विड्रॉ कर लिया यूएन रिलेटेड एजेंसी से तो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट नहीं रह पाएगी। ब्यूरोक्रेसी की इसमें कहीं बात नहीं हुई है। यहाँ पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है वो फोकस कर रहा है यूएस के विड्रॉल से इंटरनेशनल कन्वेंशन और अग्रीमेंट्स और एजेंसीज से, ऑर्गेनाइजेशन से। और अगर उसने जगह खाली की तो रशिया और चाइना क्या कर लेंगे? वो जगह को भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी की बात नहीं हुई है। इट रिफ्लेक्ट्स बायपार्टिसन कंसेंसस इन द यूएस। बायपार्टिसन का मतलब क्या हुआ? यूएस में कितनी पार्टीज हैं? 2 हैं। बाय का मतलब क्या होता है? 2। बाय का मतलब क्या होता है? 2। पहली कौन सी है? डेमोक्रेटिक, और दूसरी कौन सी है? रिपब्लिकन। आप सबको पता है ट्रम्प किस पार्टी के हैं? रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो कंसेंसस का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट, ठीक है, एक सुर होना, कि ये यूएस की दोनों पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट को दर्शाता है कि यूएस विड्रॉ कर ले यूएन रिलेटेड एजेंसी से। ऐसा तो कहीं नहीं बताया, बल्कि यहाँ पे क्या बताया है कि प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम के थ्रू हमें ये पता चला है, यूएस ने ये अनाउंस किया है कि वो यूएन रिलेटेड एजेंसीज और 65 ऐसी ही दूसरी एजेंसी से विड्रॉ कर लेगा। यूनाइटेड नेशन के एक तो क्लाइमेट चेंज वाले फ्रेमवर्क कन्वेंशन से और ऐसी ही 65 दूसरी इंटरनेशनल एजेंसी से विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। हमें इससे पता चलता है, ना कि ये पता चल रहा है हमें कि दूसरी या दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस से यूएस विड्रॉ कर रहा है। क्लियर है? सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच सेक्टर्स आर मोस्ट इमीडिएटली इफेक्टेड बाय द यूएस एग्जिट फ्रॉम इंटरनेशनल कमिटमेंट। पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन से सेक्टर्स हैं यूएस की एग्जिट से बहुत इमीडिएटली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे? डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, बात ही नहीं हुई है, सो दिस इज नॉट द ऑप्शन। दूसरा है मैटरनल हेल्थ, डिजीज कंट्रोल एंड क्लाइमेट एक्शंस। ये एक्सप्लिसिटली बात इनकी हुई है। आप देखिए पूरे पैसेज को, इसमें क्या बोला है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो WHO के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनसे अगर यूएस विड्रॉ कर लेता है तो इनमें फंडिंग और लीडरशिप में जो मोमेंटम था वो दोनों रुक जाएंगे, ठीक है। डिजीज कंट्रोल, डिजीज सर्वेलेंस, ये वर्ड यूज किया था, ये फ्रेज यूज किया था, ठीक है। और क्लाइमेट एक्शंस, क्लाइमेट में जो कन्वेंशन है, सीधे सीधे उन्होंने बताया था यूनाइटेड नेशन की फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, उससे विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी बी ओनली। What does the author imply by stating that the vacuum created may be filled by China and Russia? ऑथर का क्या मीनिंग है जब वो ये कह रहा है कि अगर चाइना ने जगह खाली की तो वो जगह चाइना और रशिया भर देंगे, यूएस ने जगह खाली की तो उस जगह को चाइना और रशिया भर देंगे। These countries are committed to democratic global governance। वो तो क्लियर कट बोल रहा है कि इंसेंटिव जो होंगे वो क्या होंगे, वो अलाइंड नहीं होंगे डेमोक्रेटिक वैल्यूज से, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है। दे विल शेप इंटरनेशनल नॉर्म्स इन वे मिसअलाइंड विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज। एग्जैक्टली, वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को ऐसा बनाएंगे जो सभी के लिए कंपैटिबल नहीं होंगे और डेमोक्रेटिक वैल्यूज से कंपैटिबल नहीं होंगे, अलाइंड नहीं होंगे। मिसअलाइंड का मतलब विच आर नॉट अलाइंड प्रॉपरली, ठीक है, विच आर नॉट कंपैटिबल विद अदर कंट्रीज, ठीक है। सो
The term weaponizing trade tariffs in the passage most nearly means ट्रेड टैरिफ्स को यूएस ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। इसका क्या मतलब है? दैट यूएस इज यूजिंग टैरिफ्स प्राइमरली फॉर रेवेन्यू जनरेशन की नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज को डिटर करने के लिए यूज किया है, जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके हिसाब से। वैसे इस सेंस में कोई बात ही नहीं की है, रेवेन्यू जनरेशन के सेंस में पैसेज में कहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉइंग टेररिस्ट स्ट्रेटेजिकली टू अचीव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, जो पैसेज एंड हो रहा था वो यहीं पर एंड हो रहा था। इनफैक्ट पैसेज नहीं, वो पैराग्राफ जिसमें बात की गई है वेपनाइजिंग ट्रेड टैरिफ्स की, कि अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूएस टैरिफ्स को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। Which of the following best captures the tone of the passage? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ना पॉजिटिवली बोलना ना नेगेटिवली बोलना, ना क्रिटिसाइज करना ना अप्रिशिएट करना, तो न्यूट्रल तो नहीं है। डेस्क्रिप्टिव है लेकिन न्यूट्रल नहीं है। डेस्क्रिप्टिव का मतलब बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, समझाना, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब यूएस की इस एक्शन को वो होपफुली देख रहे हैं, उससे उन्हें उम्मीदें जाग रही हैं, तो ऑप्टिमिज्म भी नहीं है और रिफॉर्मिस्ट भी नहीं है, वो उसमें चेंजेस चाहते हैं, वो उसमें बदलाव चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्रिटिकल एंड कॉशनरी, क्रिटिकल का मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिकली यानी उसके नेगेटिव पॉइंट्स को, कंसिक्वेंसेस को कंसीडर करते हुए चलना, और कॉशनरी मतलब लोगों को उससे सावधानी बरतने के लिए कहना कि ऐसा मत कीजिए। क्लियर कट है कि वर्ल्ड में जो भी नेशंस, उनको स्टेट्स की नजरिए से देखा गया, उनको स्टेट्स माना गया है, वो क्या हो जाएगा? एथनोसेंट्रिसिज्म या एथनो नेशनलिज्म का कंसेप्ट आ जाएगा। देयर विल बी हेट्रेड फॉर द अदर रेसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो कॉशनरी है, चेताने वाली है कि इनवर्ड लुकिंग मत बनिए, आपका ओरिएंटेशन पॉलिसी मेकिंग में इनवर्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट कुड बी a long-term consequence of inward orientation या inward oriented policy making? क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? अभी 1 मिनट पहले हमने डिस्कस किया था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कोऑपरेशन। इसी के लिए तो वो कह रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस हट जाएगा, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, एथनोसेंट्रिसिज्म हो जाएगा और हेट्रेड टुवर्ड्स अदर रेस, तो ये बिल्कुल नहीं है। डिक्लाइन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम, हाँ ये बात बोली है, चलो आगे भी देख लेते हैं क्या कुछ और भी है। लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस का मतलब ये कह रहे हैं कि कौन कौन से लॉन्ग टर्म में परिणाम निकलकर सामने आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने कंसिक्वेंस के सेंस में बात नहीं करी थी, उसने बोला था कि चैलेंज मिलेगा। नेशन स्टेट सिस्टम जो है उसको चैलेंज मिलेगा, अगर इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी मेकिंग है तो चैलेंज मिलेगा। परिणाम ये होगा, ये निकल के नहीं आया था, ठीक है। राइज ऑफ एथनो नेशनलिज्म एंड सोशल फ्रैगमेंटेशन, दिस इज द राइट ऑप्शन। एक बार इसको देख लेते हैं कि इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी मेकिंग के सेंस में एडिटर ने कंसिक्वेंस किसको माना है, बिकॉज मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, अभी आप पैसे से दूर चले गए हैं तो आप उसको इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। नाउ लेट्स सी, देखिए यहाँ पर ये बोला है कि ये स्टेट में फेस अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज एज इनवर्ड ओरिएंटेशन, ठीक है। जो सिस्टम ऑफ नेशन को स्टेट मानने वाला था उनको चैलेंज मिलेगा। मैं अभी आपको यही चीज बोल रही थी कि यहाँ कंसिक्वेंस के सेंस में नहीं, इस पॉइंट को उसने ऐसा चैलेंज लिया है, ठीक है। और कंसिक्वेंस क्या रहेगी, देखिए लिखा है एन एवर स्ट्रॉन्गर बेस फॉर राइजिंग एथनो नेशनलिज्म। ये बेस मिल जाएगा, यानी कि कंसिक्वेंस ये हो जाएगी, ठीक है ना, ये बेस मिलेगा। व्हाट डू दे मीन टू से कि ये बेस मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। सो नाउ लेट्स मूव। कंसिक्वेंसेस क्या होंगी कि एथनो नेशनलिज्म बढ़ जाएगा और सोशल फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। Which of the following statements, if true, would most weaken the author's argument? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं और इनमें रिजेक्शन से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अगर सही है तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट कमजोर पड़ जाएगा या सबसे ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। तो पहले तो हमें क्या समझना है, एडिटोरियल के हिसाब से कौन सी चीज नहीं बोली गई है
या एडिटोरियल के हिसाब से कौन सी चीज सही नहीं है। ठीक है, तो एडिटोरियल में कौन सी चीज नहीं बोली गई है? ए, अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज सब्सटेंशियली इंक्रीज फंडिंग टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। जो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो अपने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की फंडिंग को बढ़ा देंगे। ठीक है, ये नहीं बोला गया है। दूसरा, चाइना एंड रशिया विड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नो, ये भी नहीं बोला गया है। द यूएस लेटर रीजॉइंस विद ऑल विड्रॉन इंस्टीट्यूशन। ये भी नहीं बोला गया है। ग्लोबल चैलेंजेस सच एज पैंडेमिक्स बिकम लेस फ्रिक्वेंट। ये भी नहीं बोला गया है। तो पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है और ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीक कर देगा? अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज सब्सटेंशियली इंक्रीज फंडिंग टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। अगर दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करना या फंडिंग करना बढ़ा दे तो क्या होगा? ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट है वो वीक हो जाएगा। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि यूएस की फंडिंग ना करने से फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो सारे प्रोजेक्ट्स अपने आप चलेंगे। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज का मतलब क्या है? ऑल द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। किसको छोड़कर? रशिया और चाइना को छोड़ के, क्योंकि रशिया और चाइना डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ या डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं करते हैं। ठीक है ना, अगर सभी कंट्रीज मिलकर अपनी फंडिंग को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? यूएस के फंड ना करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है चाइना एंड रशिया विड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो भी विड्रॉ कर लेंगे तो ये तो उल्टा ही हो गया ना, तो फिर तो क्या होगा? सारे के सारा जो आर्ग्यूमेंट है वीक होने की जगह स्ट्रांग हो रहा है। द यूएस लेटर रीजॉइंस ऑल विड्रॉन इंस्टीट्यूशन। जितने भी इंस्टीट्यूशन से यूएस जो है वो बाद में अगर वो कर ले तो बाद में करने से क्या है? अगर प्रोजेक्ट अभी चल रहा है तो उसकी स्पीड तो कम हो जाएगी। सो द आंसर शुड बी ए ओनली, राइट? So here we are going to call an end to this session. ठीक है, thank you and have a nice day.